बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं शशि। अक्सर देखा जाता है कि कुछ जानकारियों के अभाव के कारण हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी करने में दिक्कतें आती है। उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन हर वक्त आपके साथ होता है, ताकि आपकी खेती बेहतर हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, देखते हैं कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि उपकरण। बागवानी मिशन योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाएं। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। राज्य में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य कृषि उपयोगी उपादान दिए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने प्रखंड कृषि तकनीकी सूचना केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फल बाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए फरवरी से फसल लगाना शुरू कर सकते हैं। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंद्रा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या जैविक विधि अपनाएं। किसान भाइयों, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम की मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली
और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत प्रयास किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की डीजीसीए द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं। भाइयों, हम आज आपको जानकारी देंगे चने की फसल में रोग व कीट व्याधि नियंत्रण। हमारे किसान भाई खेती किसानी में चने की खेती से कई किसान जुड़े हुए हैं। उन्हें इसकी खेती में कई रोगों एवं कीटों का भी सामना करना पड़ता है। इस फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं, जिसमें एक है जड़ गलन, जो कि एक फंगस की बीमारी है। ये बीमारी जब एक बार लग जाती है तो इसे रोकना मुश्किल होता है, परंतु यदि थायोफेनेट मिथाइल का छिड़काव स्वस्थ पौधों पर किया जाए तो इसका फैलाव रोका जा सकता है। इसे बचाव के लिए बीज लगाने से पहले उसका उपचार करना बेहतर होता है। और जानते हैं कि कैसे चना की फसलों में आप रोग व कीट व्याधि नियंत्रण कर सकते हैं और विशेष क्या देखभाल कर सकते हैं ताकि चना की फसल लहलाए और उससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाए। किसान भाइयों, जैसे हम देखते हैं कि चने की जो फसल है इसमें किसान लगाने के बाद में बहुत सारे कीट एवं रोगों का इसमें प्रकोप होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि फसल पूरी तरह से झुलस करके ख़त्म हो जाती है, या फिर जो फूल के बाद में जो फल बना हुआ है उसके अंदर में बीज को खा करके ख़त्म कर देती हैं। तो इन सब से
फसल की चने की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका समय पर रोगों की पहचान, उसका निदान एवं कीटों का पहचान और उसका निदान समय पे किया जाए, जिससे होने वाली हानि से बचाया जा सके। आइए हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि चने की फसल में कौन से रोग लगते हैं। रोग के बारे में पहला रोग है कि इसमें इसको रूट रोट बोलते हैं, जड़ गलन बोलते हैं। जड़ गलन में यह एक फंगस की बीमारी है जो ऑलरेडी जो सॉइल में इसका जो फंगस है वो पहले से जो बीमारी का जो फंगस है, बीमारी करने वाला वो फंगस सॉइल में रहता है। और जैसे ही चने की फसल या कुछ अन्य दलहनी फसलें जिसमें इनका प्रकोप होता है, उसकी फसल को लगते ही उसके जड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है ये फंगस, और ग्रोथ करके जो पानी ले जाने का खाद और पानी को जो तने के थ्रू जो पौधे में जाता है उसको खाकर वहाँ से उसको अवरोधित बाधित कर देता है। इसकी वजह से आपको चना ऐसे लगता है कि इसमें पानी की कमी हो रही है और धीरे धीरे मुरझा करके सूख जाता है। और जड़ों को अगर बाहर निकाल के देखते हैं तो जड़ें काली रंग की दिखाई देती हैं। यह रोग जिसको रूट रोट बोलते हैं, ये एक चने की मुख्य समस्या है। यह उस खेत में या उन खेतों में ज़्यादा आती है जहां फसल में हम बार बार चना या अन्य दलहनी फसलें जैसे मटर या उससे रिलेटेड फसलें जो लगा रहे हैं, उन फसलों को लगाने की वजह से ये फसल उस खेत में ये रोग आता है। जैसे हम अभी चना लगा चुके हैं, अगर इसकी संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ पौधे जहाँ पे पीली पत्तियाँ होकर के दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि उस खेत में बीमारी आ गई है। तो इस बीमारी को आने के बाद में रोकथाम मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कई बार देखे हैं कि थायोफेनेट मिथाइल इसके ड्रेंचिंग करने से, जड़ के तनों के पास में ड्रेंचिंग करने से जो पौधे रोगग्रस्त हैं उनको हटा दें, और जो रोगग्रस्त नहीं है उनमें ड्रेंचिंग करने से कुछ हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसकी फसल में जड़ और तने जहां मिलते हैं वहां ग्रे मोल्ड फंगस का भी प्रकोप देखा जाता है। ये अक्सर घनी झाड़ी वाली फसलों को प्रभावित करता है, अतः उससे बचाव के लिए बीच बीच से झाड़ियों को उखाड़ देने की ज़रूरत है। ऐसे में हवा का संचार बना रहता है और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। ये आपके बुआई से पहले का है, लेकिन अभी आप बो चुके हैं तो उसमें कुछ हद तक रोकने के लिए आप थायोफेनेट मिथाइल का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि जो जड़ और तना जहाँ से मिला होता है उसमें ग्रे रंग का एक फंगस जैसा दिखाई देता है, उसको ग्रे मोल्ड बोलते हैं। यह उसी चने की फसल में दिखाई देता है जहाँ पे आपका जो झाड़ी है, जो चने वाली झाड़ी है वो बहुत घनी है, सघन है, उसमें ये बीमारी दिखाई देती है। तो इसका इस समय में भी रोकथाम मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी एक कल्चरल प्रैक्टिसेस है कि बीच बीच से आप झांगरी को उखाड़ दें। उससे क्या होगा कि हवा का आदान प्रदान होगा, तो उस खेत में इस बीमारी का प्रकोप कम होता है। चने की फसल में रोगों के अलावा कुछ कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। फली छेदक तथा कट वॉर्म कुछ ऐसे कीट हैं जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कीटनाशी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जब हम फसलों से हरे दाने लेते हैं तो ऐसी स्थिति में रासायनिक कीटनाशक की जगह जैविक तरीके से नियंत्रण करना ज़्यादा उचित होता है। तो कीट में सबसे मुख्य कीट जो भी आप देखते हैं, आपका जो फली है उसके अंदर में छेद करके एक हरे रंग का पिल्लू रहता है, जिसको हम हेलिकोर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं, जिसको जो आपका फली भेदक भी बोलते हैं। बहुत सारे आप किसान उसमें देखेंगे सब फलियों को छेद कर करके बीज को खा जाता है, इसके साथ में फूलों को भी खाता है, और जो पौधे का बढ़वार होता है पहले फूल आने से पहले वहाँ पे भी काट करके खाता है। इस कीट को फली छेदक जो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा है, इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ में कई बार देखते हैं कि सतह से चने को काट करके गिरा देता है, जिसको कटवाम बोलते हैं, या ऊपर से पत्तियों को खाता है और चरा जैसे बकरी ने चर लिया हो ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं। ये कटवाम के लक्षण हैं। इन दोनों कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्योंकि चने में जो किसान हैं बहुत सारे झांगरी के रूप में उसको हरा दाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उस अवस्था में हमें कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करना है। अन्य जो जैविक या ऑर्गेनिक तरीके से हैं उनसे हमें नियंत्रित करना है।
आजकल इस कीट के जो फली भेदक कीट है उस कीट के लिए हमें हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए एक एनपीवी आता है, वायरस का घोल है, HANPV जिसको बोलते हैं, उसको आपको 500 एलई के हिसाब से मीन्स 500 एलई का एक फॉर्मूलेशन आपको मिलेगा 1 हेक्टेयर के हिसाब से, उसको स्प्रे करना है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपका होगा। इसका अगर आपको दिखाई दे रहा है 2 पौधों पे आपको 2 पौधों पे या 1 लार्वा दिखाई दे रहा है, उसका पिल्लू दिखाई दे रहा है, या आसपास में 1 मीटर स्क्वायर में 1 से 2 पिल्लू दिखाई दे रहे हैं, उसी समय में इसका आप स्प्रे कर दीजिए। इसके स्प्रे में ध्यान रखिए HANPV का स्प्रे में आपको 1 लीटर पानी में 1 ml HANPV रहेगा। आप उस 1 लीटर पानी में 5 ग्राम गुड़ मिलाइए और इसके साथ में 1 ml स्टिकर, जैसे स्टिकर में आप 1 ml स्टिकर में आप शैम्पू ले सकते हैं, इनको मिला करके आप इसका स्प्रे करिए। इससे क्या होता है कि जो कीट खा जाता है उसके अंदर वायरस चला जाता है और अपने आप बढ़ता रहता है, तो आपका आगे में संक्रमण नहीं होगा। किसान भाइयों, इस तरह से यदि वैज्ञानिकों के अनुसार हम चने की फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों का नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पर हम चने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तथा उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी दूसरी जानकारी है गर्मा बोदी की वैज्ञानिक खेती। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई अपने अपने खेतों में गर्मा बोदी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें। जानने के लिए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। बोदी झारखंड की प्रमुख सब्जी फसल है। इसकी खेती वर्ष में 2 बार की जा सकती है, पहली गर्मी में और दूसरी बरसात में। गर्मी की फसल की बात करें तो इसके लिए फरवरी का प्रथम सप्ताह बुआई के लिए बेहतर होता है। बुआई से पहले खेतों की 3 से 4 बार अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए, फिर इसमें अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर सब्जियों की खेती खास करके झारखंड के इलाके में होती है और यहाँ से सब्जियाँ बाहर भी जाती हैं। अभी बोदी का वक्त है, बोदी लगाने का वक्त है। ऐसे में किसान भाई बहन किस तरह से तैयारी करें अपने खेतों की और बोदी किस तरह से लगाएं, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दें। जी हाँ, जैसे सभी जानते हैं हमारा झारखंड का एक प्रमुख फसल है जो सब्जी बोदी है। तो ये जो बोदी है इसका खेती यहाँ बहुत ही सफलतापूर्वक होती है, विशेष करके फरवरी से मतलब अक्टूबर तक। तो एक गर्मी फसल होता है, एक बरसाती फसल होता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे गर्मी फसल का बात करेंगे, जिसका बुआई का समय आ गया है। मतलब अभी फरवरी का पहला हफ्ता में हम लोग बुआई शुरू कर दे सकते हैं, फरवरी मार्च में हम बुआई कर सकते हैं। तो खेत की अच्छा तरह से 3-4 बार जुताई करके हम कैरी बना के कर सकते हैं। तो ये जो इसमें जो हम जब ज़मीन का तैयारी करेंगे तो इसमें खाद उर्वरक का भी प्रयोग करना अच्छी उपज के लिए। तो जब हम जैसे साड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमको प्रयोग करना चाहिए। और फिर क्यारी बनाने के बाद हम रासायनिक खाद का भी प्रयोग करेंगे, जैसे 20 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। और बुआई से करीब 25 से 30 दिन बाद फिर और एक बार हम यूरिया का प्रयोग करते हैं टॉप ड्रेसिंग के रूप में, पौधा के जड़ से थोड़ा दूर। वो भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में आप इसकी झाड़ीदार किस्म तथा लत्तेदार किस्म दोनों की खेती कर सकते हैं। झाड़ीदार किस्म में कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 15 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसी तरह से लत्तेदार किस्म में कतार से कतार की दूरी 3 फीट तथा पौधों के बीच 2 फीट की दूरी रखें। जब हम कैरी में करते हैं तो बुआई के लिए हमारा जो दूरी क्या होना चाहिए, तो दूरी ये होना चाहिए, जैसे इसमें 2 प्रकार का किस्म होता है, एक झाड़ीदार किस्म, एक लतरदार किस्म। तो दोनों का खेती हम इस गर्मी मौसम में कर सकते हैं। तो जो झाड़ीदार किस्म है तो उसके लिए हम दूरी कितना देंगे, मतलब हम कतर से कतर लाइन से लाइन की दूरी हम रखेंगे 45 से 60 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 से 2 फीट। और जो बनाए जो मेड़ में हम जो लाइन में जब बीज को बुआई करेंगे तो वो बीज से बीज का दूरी कितनी होनी चाहिए, बीज से बीज की दूरी
मैंने 15 से 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो और यही जो लतरदार किस्म है तो उसमें हमारा लाइन से लाइन की दूरी, जो कि उसमें हमको सहारा देना है, झाड़ी लगाना है, तो इसलिए उसका हम लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे, मतलब 3 फीट रखेंगे। और पौधा से पौधा मतलब बीज से बीज का दूरी हम 2 फीट रखेंगे। बोदी की खेती में पैदावार तभी अच्छी होगी जब हम उनके बीजों की किस्मों का चयन अच्छे से करेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में झाड़ीदार किस्म के लिए स्वर्ण मुकुट, काशी कंचन, काशी निधि तथा काशी उन्नत काफ़ी अच्छे बीज हैं। इसी तरह लत्तेदार के लिए स्वर्ण श्वेता, स्वर्ण हरिता तथा स्वर्ण सुफला उन्नत प्रकार के बीज हैं। इनका इस्तेमाल करके किसान भाई अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो अभी आ जाता है बात, हम उन्नत किस्म का प्रयोग करेंगे तभी हमारा उपज अच्छा होगा। तो उन्नत किस्म झाड़ीदार किस्म में जो हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है, जैसे स्वर्ण मुकुट है, तो ये स्वर्ण मुकुट एक अच्छी किस्म जो कि 45 से 50 दिन में इसमें फलियाँ तुड़ाई जगह हो जाती है और मैंने सफ़ेद रंग के इसका फलियाँ होते हैं। इसके अलावा जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसमें से काशी कांचन है, काशी उन्नति है, काशी निधि है, ये भी अच्छी किस्म है। तो ये हमारा जो स्वर्ण मुकुट है एक कम अवधि का भी फसल है, 70 से 50 दिन का मतलब फसल अवधि रहता है और अच्छी उपज देने वाला होते हैं। और वही जो लतरदार किस्म है, तो लतरदार किस्म में हमारा केंद्र से 3 उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसका खेती किसान भाई यहाँ से बीज प्राप्त करके कर सकते हैं। तो उसमें स्वर्ण श्वेता है जो करीब 23 सेंटीमीटर लंबी, इसका फली सफ़ेद रंग के होते हैं और करीब 55 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है और उपज क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। और स्वर्ण हरिता ये बहुत लंबी बली है, बहुत गहरे हरे रंग के होते हैं, गोल गुदेदार है और 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जिसका उपज क्षमता है। 50 दिन में पहला तुड़ाई शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, चूँकि बोदी गर्मी की भी फसल है, अतः ऐसे मौसम में इसकी सिंचाई पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और इसमें जैसे जैसे पौधा बढ़ने लगता है, जो लतादार किस्म में हमको सहारा देने का आवश्यक है। और बुआई के बाद जैसे जो कि गर्मी फसल है, एक हल्की सिंचाई कर देने जिससे अच्छा अंकुरण हो। और गर्मी फसल में सिंचाई के लिए हफ्ता में करीब 2 बार पानी देने की आवश्यकता होगा। जो लोग उन्नत तरीके से खेती करते हैं, जैसे बहुत किसान यहाँ पर ऊंचा बेड पर प्लास्टिक मल्च लगा के और टपकन विधि से सिंचाई देके खेती कर सकते हैं, तो वहाँ तो हम रोज़ 1 घंटा मतलब ड्रिप चलाता है, तो उससे उसका ज़रूरत पूरा हो जाता है। तो ये है। और ये इसमें विशेष करके जो हमारा जब फूल आ जाता है इसमें, तो फूल से 15 से 20 दिन में तुड़ाई जोग हो जाती है। तो इसको वर्गीकरण करके फलिया को फिर हम बाजार भेज सकते हैं। किसान भाइयों, बोदी की फसल में बीमारियों की भी संभावना बनी रहती है, अतः इसे बचाव का ख्याल हमें शुरू से रखने की आवश्यकता होती है। इसमें लगने वाले प्रमुख बीमारी है एंथ्रेक्स नोज। इसे बचाव के लिए रोग रहित बीजों की बुआई करनी चाहिए तथा खड़ी फसल में फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से तना लंछन जैसी बीमारियों से बचाव के लिए स्वस्थ पौधों के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर यदि फसलों में लाही का प्रकोप हो तो रोगर नामक दवा इसमें काफ़ी कारगर है। बीमारियां होता है वो है एंथ्रेक्नोज बीमारी। तो एंथ्रेक्स बीमारी से पत्तियों पर फलियों पर काले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां सूख के मर जाती हैं। तो इसके लिए रोग रहित मतलब स्वस्थ पौधा से बीज संग्रह करके उसी को बुआई करना चाहिए। और खड़ी फसल में डाइथेनियम 45 दवा जो फफूंदीनाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन का अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एक तना लंछन होता है जिसमें मिट्टी के निकट वाला जो तना है वो उसमें भूरे रंग का धब्बा पड़ता है, पौधा सूख के मर जाता है। तो उसके लिए भी हमको स्वस्थ पौधा का बीज ही बुआई करना चाहिए। और बीज को उपचार करके जैसे बाविस्टिन दवा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर तब हम बुआई करेंगे तो इससे हमको छुटकारा मिल सकता है। इस तरह से वैज्ञानिकों की बातों का ध्यान रखकर यदि बोदी की खेती की जाए
तो उनका उत्पादन बढ़ सकता है और किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।